नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के क्षेत्र से दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई। समृद्धि कुमार एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। राज्य सरकार एसएसएलसी परीक्षा में तीसरी भाषा के लिए अंक समाप्त करेगी, ग्रेडिंग लागू करेगी। ईंधन की कीमतों में कटौती के बावजूद केंद्र सरकार हमें बर्बाद कर रही, डीके शिव कुमार ने कहा। तेज विकास जारी, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत के तेज विकास की सराहना की। खूंटी में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद तनाव, भारी पुलिस बल का गठन। ईरान के मिसाइल हमले से मध्य इजराइल हिल गया, इमारतें और दुकानें खंडर में तब्दील। केपी शर्मा ओली की हिरासत के बाद नेपाल की सीपीएन यूएमएल ने सचिवालय की आपातकालीन बैठक बुलाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में पुलिस की सख्ती की सतर्कता के बीच भी वाहन चोर वाहनों को चुराने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को शहर के पुराने क्षेत्र में रहे मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के क्षेत्र में रही एक रिहायशी इलाके की गली से एक एक्टिवा स्कूटर की चोरी हुई। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि किसी तरह एक युवक चोर गली में आता है और अतराफ का जायजा लेता है और उसके बाद कितनी आसानी से वाहन लेकर चल पड़ता है। स्कूटी के मालिक ने टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर ब्लड डोनेशन महादान बीदर ब्रिम्स ब्लड डोनेशन फंड सेंटर में आज लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छा रहा। प्रदीप कुमार दादनूर ने कहा कि समृद्धि कुमार एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लगाए ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। मैंने भी इसमें ब्लड डोनेट किया है। मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आने वाले दिनों में ब्लड डोनेशन सेंटर में ब्लड की कमी ना हो और यह ब्लड जो कई तरह के कई मरीजों, प्रेग्नेंट महिलाओं और एक्सीडेंट में घायल लोगों के काम आता है, सेंटर पर मिल सके ताकि ब्लड की कमी ना हो। अगर और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे तो लोगों को उनका साथ देना चाहिए और यह ऑर्गेनाइजेशन कई तरह से गरीबों की मदद करेगी और हम इसमें सपोर्ट करेंगे। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर चरणजीत तांदूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खनारका रक्षणा वेदी के बीदर और स्वाभिमान बाना बीदर और भरत कांबले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओला इंडियन पैंथर सेना बीदर चीफ गेस्ट रहे और शिवराज गोडमपल्ली, शैलेश, दिनेश, चरण, प्रदीप, स्टीवन वगैरह ने ब्लड डोनेट किया। इस ट्रस्ट हेड पॉल ने ब्लड डोनेट करने वाले कई लोगों को धन्यवाद दिया। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि इस शैक्षणिक वर्ष से सरकार एसएसएलसी कक्षा 10वीं की परीक्षा में तीसरी भाषा के लिए अंक प्रणाली को एक ऐसी ग्रेडिंग प्रणाली में तब्दील कर देगी जिससे छात्र के समग्र परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब तक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में कुल 625 अंक होते थे, जिनमें तीसरी भाषा के लिए 100 अंक शामिल थे। इस निर्णय के बाद कुल अंक घटकर 525 हो जाएंगे। विधानसभा सत्र के बाद हमने यह बदलाव करने का फैसला किया है। सत्र कल समाप्त हुआ और आज सुबह मेरी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात हुई। उन्होंने पहले भी कई कार्यक्रमों में राज्य में 2 भाषा नीति के बारे में बात की है। इस वर्ष से जब तक कोई नीतिगत बदलाव या कोई अन्य निर्णय नहीं लिया जाता, तीसरी भाषा के लिए केवल ग्रेडिंग ही लागू होगी। बंगारप्पा ने कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री ने कहा कि तीसरी भाषा के लिए पहले से आवंटित 100 अंक ग्रेडिंग के आधार पर दिए जाएंगे और इससे छात्र के समग्र परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह देखते हुए कि राज्य में केवल हिंदी ही तीसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती, मंत्री ने कहा कर्नाटक में हिंदी सबसे अधिक पढ़ाई जाने वाली तीसरी भाषा है, लेकिन कन्नड़ संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इसे थोपा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि कन्नड़ भाषी बच्चों को हिंदी पढ़ने के और लिखने में कठिनाई होती है। इस निर्णय का उद्देश्य बोझ को कम करना है। उन्होंने आगे कहा कि तीसरी भाषा को तुरंत हटाने के किसी भी निर्णय से इन भाषाओं को पढ़ने वाले कन्नड़ भाषी शिक्षकों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य में हिंदी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मराठी, तुलु और अन्य सहित लगभग 13 से 14 भाषाएं तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को ईंधन की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि हालिया कटौती राजनीतिक रूप से प्रेरित और अपर्याप्त थी। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, भारत सरकार हमें बर्बाद कर रही है। चुनावी चरणों से ही ईंधन की कीमतें कम की गई हैं। वहीं दूसरी ओर न्यायरा जैसी कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य सरकार भी ईंधन की कीमतें कम करने पर विचार करेगी, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर बाद में चर्चा की जाएगी। आगामी उपचुनाव के संदर्भ में शिव कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार समर्थक पर पूरा भरोसा जताते हुए निर्णायक जीत की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि समर्थक अपने दादा दिग्गज नेता शिवानंद शंकरप्पा से भी अधिक अंतर से जीतेंगे और अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे की आशंकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के बीच वोटों का बंटवारा नहीं होगा और लोग दावणगेरे के लिए उस परिवार के योगदान को याद रखते समर्थ जीतेंगे। शुक्रवार तड़के हुई एक घटना ने मंगलूर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस घटना में उल्लाल ओवरब्रिज के पास एक कुख्यात अपराधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तलपड़ी निवासी आरिफ उर्फ टैबलेट आरिफ 46 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 4 बजे थोकोटू फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल चलाते समय एक गिरोह ने उसे निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावरों ने पीछे से आरिफ की बाइक को अपनी कार से टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया। उसके बाद उन्होंने उस पर घातक हथियारों से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरिफ एक कुख्यात अपराधी था जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था और मंगलूर दक्षिण पुलिस स्टेशन में उसका नाम दर्ज था। वह हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों में भी आरोपी था। अपराध के हमलावर अपनी गाड़ी में बैठकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस को शक है कि यह हत्या गिरोह के बीच आपसी दुश्मनी का नतीजा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू कर दी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का यह आयोजन भारत के नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। पूरी दुनिया की चिंता जगजाहिर है। पिछले 1 महीने से पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के कारण खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और गैस, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। चारों ओर संकट का माहौल है और हर देश इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। हमारा भारत भी अपने नागरिकों की शक्ति पर भरोसा करते हुए पूरी ताकत से इस संकट से लड़ रहा है। हालांकि भारत को प्रभावित क्षेत्रों से कच्चे तेल और गैस की काफी आवश्यकता है।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और यह संकट आम परिवारों और हमारे किसानों पर बोझ न बने। झारखंड के खूंटी जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए पूरी भारी पुलिस बल की स्थापना की। मशीन पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया ताकि स्थिति नियंत्रित की जा सके और किसी भी प्रकार की भव्य घटना को बचाया जा सके। कल जोजिला दर्रे के पास दयाल स्लाइड के नजदीक हुए हिमस्खलन पर रामपुर द्रास के पार्षद अब्दुल समद ने कहा कि वहां 7 लोगों की मौत हो गई। हम मृतकों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अगर यहां से या वहां से यातायात को रात 8 बजे तक खोल दिया जाता है तो शायद यह हादसा नहीं होता। यह योजना अपने आप में एक आपदा है। केंद्र शासित प्रदेश शासन को हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन सबसे आखिरी में पहुंचा, यह दुखद है। उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। लद्दाख प्रशासन सतर्क है। पीडीपी नेता शेख सबा ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने के खिलाफ है। लोगों को वादा की गई 200 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, गैस की आपूर्ति कम है और आरक्षण, दिहाड़ी मजदूरों और रोजगार जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पीडीपी द्वारा पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा नहीं हो रही है और राहत प्रदान नहीं की जा रही। आज का विरोध प्रदर्शन वादों को पूरा करने और लोगों को वास्तविक राहत देने की मांग करता है। तेलंगाना संयुक्त कार्य समिति यानी TJSC के सदस्यों ने तेलंगाना क्षेत्र के बाहरी इलाकों का प्रदर्शन किया और उन लोगों के लिए पहचान पत्र जारी करने की मांग की जो राज्य गठन आंदोलन में शामिल थे। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल भी रही। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इजरायली पुलिस ने बताया कि शुक्रवार 27 मार्च की देर रात मध्य इजराइल पर हुए ईरान के नवीनतम मिसाइल हमले के इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये हमले तेल अवीव जिले के कई इलाकों में हुए। तेल अवीव की सीमा से लगे उपनगरीय शहर गिफ्तेम में बचाव दल मलबा हटाने और इलाके को सुरक्षित करने में जुटे रहे, जहां दुकानों के अग्रभाग क्षतिग्रस्त हो गए और पास की अपार्टमेंटों के शटर टूटकर बिखर गए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने नेपाल पुलिस द्वारा उन्हें भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके आवास से हिरासत में लिए जाने के बाद एक आपातकालीन सचिवालय बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी नेताओं ने पहुंचने के दृश्य काठमांडू पोस्ट के अनुसार KP शर्मा ओली को सितंबर में हुए जनरेशन Z के विरोध प्रदर्शन के कथित दमन से जुड़े गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। क्राइसिस ग्रुप के ईरान परियोजना निदेशक और राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार अली वाइज ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में सुझाव दिया कि ट्रंप का हमला शुरू करने में संकोच आगे के तनाव के प्रति बाजार की प्रतिक्रियाओं की चिंताओं से उपजा है। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊर्जा और बिजली बुनियादी ढांचे पर खतरे और खाड़ी ऊर्जा सुविधाओं और इजराइल के ग्रिड के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी वैश्विक ऊर्जा बाजारों की सबसे खराब स्थिति पैदा कर रही है। इस तरह संघर्ष अल्पकालिक निर्यात व्यवधानों से कहीं आगे जाएगा, जिससे उत्पादन महीनों या वर्षों तक बाधित हो सकता है। उन्होंने बताया कि कतर पहले ही अपनी प्राकृतिक गैस क्षमता का 17% खो चुका है, जिसकी भरपाई में 3 से 5 साल लगने की संभावना है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के क्षेत्र से दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई। समृद्धि कुमार एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। राज्य सरकार SSLC परीक्षा में तीसरी भाषा के लिए अंक समाप्त करेगी, ग्रेडिंग लागू करेगी। ईंधन की कीमतों में कटौती के बावजूद केंद्र सरकार हमें बर्बाद कर रही, DK शिव कुमार ने कहा। तेज विकास जारी, PM मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत के तेज विकास की सराहना की।
खूंटी में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद तनाव, भारी पुलिस बल का गठन। ईरान के मिसाइल हमले से मध्य इजराइल हिल गया, इमारतें और दुकानें खंडर में तब्दील। केपी शर्मा ओली की हिरासत के बाद नेपाल की सीपीएन यूएमएल ने सचिवालय की आपातकालीन बैठक बुलाई। केपी न्यूज की बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।